So the first effect was it can change the shape and size of the object. Okay? And the second one we have done that it can help to move the object. Okay? Okay? It can move the object at the rest, which is at the rest. तो ये दो फोर्स क्या कर सकता है? अब नेक्स्ट कौन बताएगा? स्टैंड अप, ऐसे नहीं, हाँ बोलो. इट कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड. अगर हम कम स्पीड पे चल रहे हैं तो अगर एक्सीलेटर पे अगर पैर दबा देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? फास्ट. अगर आप पैडल स्लो कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो चेंज, इट कैन change the speed of an object. Next point. सक्षम तूने एंड में कंक्लूड करना है, ठीक है? 9th में पढ़ना है ना हमसे, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, बायो भी, ये तूने कंक्लूड करना अभी, ठीक है? दो ही एंड है, मैंने किसी और से पूछना. स्टैंड अप. चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है जी. अगर हम मूव कर रहे हैं, अगर हम you are cycling, you can change the direction of the cycle by moving your handle. तो वो जो लगाया आपने, क्या लगाया है? फोर्स ना. मैंने नहीं पूछना अभी सोमिन, बाकी ये तो इजी वाले सब दे आंसर. एनीवन अदर? दे चुके हैं. हाँ जी बोलो. कोई शेप होगी, शेप होगी, साइज हो गया, साइज में वॉल्यूम भी आ गया. और कोई? इसने अगर आपने ये पॉइंट लिखा मूव द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, इसका ऑपोजिट नहीं है. सो तुम खड़ा होके बोलना बेटे. इट कैन स्टॉप द मूविंग. अभी तक तो स्पीड को चेंज किया बेटे, रोका नहीं था. So to conclude it, इनको ना दूसरी भाषा ही समझ आती है, मैं क्या करूं. About force. What is force? Force is a push or pull on the object. ठीक है? So force हमारे लिए क्या क्या कर सकता है? Can change the shape and size of the object. Can move the object which is at rest. Can stop the object which is moving. Can change the speed of the object. Can change the direction of the object. Yes, Saksham, conclude it. Stand up. Stand up. What are the effects of force? Is it in the blackboard? ठीक है, आप बोल सकते हो आराम से. Yes. हाँ move. हाँ, you can move the object from one place to other. मूव कर दिया, और क्या कर सकते? साइकिल को रुकता भी तेरा, ब्रेक लगाता है, रुकता है. तो बोल फिर इसको. स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और
कि साइकिल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है कि एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहता है? डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आगे कार आ जाए तो ब्रेक लगा के रोकते हैं तो इसको, फिर इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ओके ठीक। एंड व्हाट आर द यूनिट ऑफ द फोर्स? द फोर्स यूनिट इज न्यूटन। ठीक है, द यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। नाउ बेटे, फोर्स अगर हम सेम डायरेक्शन में, मान लो मैंने आप 2 बॉयज को एक बॉक्स को फोर्स लगाने को बोला और मैंने बोला कि आपने इस क्लास से उस 3rd सी में लेके जाना है, और अगर दोनों बॉयज, ये बॉक्स है फॉर एग्जांपल, दिस इज अ बॉक्स, ठीक है, अगर दोनों बॉयज इस डायरेक्शन से पुश करेंगे तब तो आप पहुंच जाओगे 3rd सी में। अगर एक इस डायरेक्शन से पुश करेगा और एक इस डायरेक्शन से पुश करेगा, ले जाओगे आप 3rd सी में? नहीं ले जाएंगे। ठीक है बेटे, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। फोर्स तभी ऐड होगा, तभी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करेगा जब आप एक ही डायरेक्शन में ऐड करोगे। मतलब फोर्स जब ऐड होते हैं, एडिटिव फोर्स जब ऐड कर रहे हो, तो एक तरफ से मैं अगर 10 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ और दूसरे तरफ से भी मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, तो 10 माइनस 10 विल बी कैंसल्ड एंड इट विल बी 0। समझ आ रही है? तो जब आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जिसे हम कहते हैं वो कुछ वैल्यू आएगी जिसकी, तब कोई चीज, ये भी हो सकता है कि एक बेचारा कमजोर है और एक बहुत ताकतवर है, ताकतवर वाला कहता है कि मैंने लेके ही जाना है इसको, तो वो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और जो कमजोर है वो 6 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो जो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है वो कुछ तो मूव करने की कोशिश करेगा ना, थोड़ा थोड़ा मूव होगा। कितना? 4 न्यूटन फोर्स के साथ मूव करेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका 4 न्यूटन आ जाएगा। 5 मिनट नहीं तो 1 घंटे में तो पहुंच ही जाओगे लड़ते मरते। ठीक है, समझ आ रही है? तो आप रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हो? अगर फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो तो दोनों को ऐड करके, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। समझ आ गई? गॉट द पॉइंट एवरीवन? Now next is the classification of force. There are 2 types of force. One is in contact and other one is when you are not connecting it, you are not touching anything but force लग रहा है। जैसे कि आप स्केल को रब करते हो ना और टाइनी बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो बिना टचिंग के होता है काम, है ना? कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, आप उड़ रहे हो, आपको मैंने बॉल उछाली और बॉल अपने आप नीचे आ गई, टच हुआ? कोई बॉल टच हुई है? बाद में टच हुई ना ग्राउंड के, मगर फोर्स जब आपने बॉल उछाली स्पेस में गई तो अपने आप नीचे आ गई। कुछ फोर्स है, स्पेस ही होती है बेटे, जरूरी नहीं है वो ऊपर वाली स्पेस होती है, ये भी स्पेस है, खाली स्पेस है नहीं? इसने वो ग्रह क्या बोलना हो? हाँ जी, साथ में एनसीईआरटी पाते जाया करो क्या क्या है। हाँ जी, व्हाट आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस? यू विल टेल मी। So can you tell me the 3 type of contact forces?
कॉन्टैक्ट पहले बोलो। यस, मस्कुलर, बस दो ही हैं। ग्रेविटेशनल तो कांटेक्ट करते ही नहीं हो आप। हाँ बोलो। मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। जो सक्षम लगाता है वो मस्कुलर है। ठीक है, अब पहले लेमैन लैंग्वेज में समझो कि ये तीन फोर्सेस क्या हैं। डेफिनेशन तो आपकी बुक्स में होते ही है। मस्कुलर जो हम लगाते हैं व्हेन वी यूज अवर मसल्स, ठीक है। चाहे मैंने फुटबॉल उठाई तो ये मस्कुलर फोर्स है। इफ आई एम लिफ्टिंग सम बॉक्स तो मस्कुलर फोर्स है। अगर आप बॉक्सिंग प्ले कर रहे हो एंड यू आर बॉक्सिंग समथिंग तो ये मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो। अगर आप किक कर रहे हो फुटबॉल को तो देन ऑल्सो यू आर यूजिंग योर मसल्स एक्चुअली, ठीक है। तो अगर किक करने के लिए आपका फुट बॉल के कांटेक्ट में आ रहा है तो ये मस्कुलर फोर्स है, ठीक है जी। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है, फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है जो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक देता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपने फ्रिक्शन चैप्टर पूरा किया हुआ है। इंटरलॉकिंग हो जाती है सरफेसेस में, इंटरलॉकिंग के कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपरेट होता है। जो हम चलते चलते रुक जाते हैं, अपोजिंग फोर्स जिसको कहते हैं, ठीक है। जो फोर्स आपको कोई चीज करने से अपोज करता है वो भी बहुत जरूरी होता है। तो वी हैव डन इन दिस क्लास आल्सो, इन दिस क्लास फ्रिक्शनल किया आपने। सो दिस इज अ नेसेसरी इविल वी से, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स होना जरूरी है। फ्रिक्शनल फोर्स एक ऑपोजिट फोर्स है, ठीक है। वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकता है, ठीक। जैसे कि इफ आई एम वॉकिंग तो मुझे रोकने वाला ये फ्रिक्शनल फोर्स है, नहीं तो मैं फिसलती जाऊं। अगर मेरे शूज के जो सोल्स हैं फ्लोर के साथ इंटरलॉक ना करें तो आई विल फॉल डाउन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। ये किसकी तरफ लग रहा है? जहां पे आप मूव कर रहे हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ रही है? अगर आपने कैरम बोर्ड खेल रहे हो और आपने स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया है तो एकदम से आपने फोर्स लगाया, आपने कौन सा फोर्स लगाया? मस्कुलर फोर्स। आपकी फिंगर्स में जो मसल्स हैं उन्होंने अपना फोर्स लगाया मस्कुलर, तो स्ट्राइकर क्या किया? मूव। अब कुछ टाइम के बाद स्ट्राइकर स्टॉप कर गया। किसके कारण? फ्रिक्शन। वो कैसे आई? स्ट्राइकर और कैरम के बोर्ड में इंटरलॉकिंग होगी तो आपका जो स्ट्राइकर है वो स्टॉप डाउन हो गया। इस इंटरलॉकिंग को कम करने के लिए हम पाउडर डाल देते हैं तो थोड़ी देर के बाद स्टॉप करेगा, आपकी इजली मूव करती हैं, ठीक है जी। ओके। और कौन सा है? मैकेनिकल। मैकेनिकल फोर्स बेटे वो होता है जो मशीनरी करती है, हम नहीं कर रहे हैं। मशीन्स जब वर्क करती हैं, मैकेनिकल वर्क डन करती हैं, जब मशीन के बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। आपने मोटर ऑन करी, उसके वो मूव करनी शुरू करी तो पानी अप हिल गया, अपवर्ड्स, ठीक है। दैट इज अ मैकेनिकल वर्क डन। हाँ हाँ, हम थोड़ी ना करे, हमारी मसल थोड़ी ना लग रही है। फिर तूने ये क्या है किसने? चलो ठीक है जी, आगे समझ सबको? चलो अब समझो इसको डेफिनेशन की लैंग्वेज में। सो दे आर सेइंग दैट व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। सो यू कैन गिव एनी ऑफ द एग्जांपल। You all have muscles, you are lifting the books, you are lifting the bag, you are lifting your geometry, है ना? सक्षम lifting the mobile,
using the fingers to play the games on mobile. तो ये कौन सा फोर्स है? मस्कुलर. सक्षम अपनी क्या यूज कर रहे हैं? मसल्स. ठीक है. अब फ्रिक्शनल फोर्स. व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? फोर्स एक्टिंग अलोंग टू सरफेसेस. टू सरफेसेस के अलोंग. जो सरफेस, ये एक सरफेस है बेटे, ये अपर सरफेस है जो इसके कांटेक्ट में है. ठीक है. एंड विच इज अपोजिंग इन नेचर. ठीक है. which oppose the motion of the object over other is called force of friction. ठीक. You can give any of the example. जैसे कि फुटबॉल प्लेयर के जो शूज है उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं. वो स्पाइक्स जो है मड के साथ जल्दी इंटरलॉक कर जाते हैं. तो ये आपकी जो चलते चलते आप क्या करते हो? रुक जाते हो. जो है जो भी है. और आपको एग्जाम्पल क्या बताई जाती है? आपकी ब्रेक्स है ना. जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो वो इंटरलॉकिंग हो जाती है बिटवीन द रिम एंड द जो ब्रेक पैड होता है उसमें जो इंटरलॉकिंग हो जाती है. तो वो क्या हो जाती है? स्पीड स्लो हो जाती है और आपका जो भी साइकिल है वो रुक जाता है. वी कैन राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. वी कैन इरेज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. वी कैन मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है जी. मैकेनिकल फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मशीन टू डू वर्क. ठीक है. फोर्स एक्सर्टेड बाय द मशीन टू डू वर्क. हमारा बस स्विच ऑन करते हैं बट वो ये था, बाकी मशीन करती है. जैसे कि दे आर गिविंग द एग्जांपल ऑफ विंड मिल यूजिंग एनर्जी ऑफ विंड टू डू मैकेनिकल वर्क. यस, वेरी नाइस. हमने विंड मिल बना दी तो वो विंड की एनर्जी यूज करी है मैकेनिकल वर्क डन करने के लिए. दैट इज अ मैकेनिकल वर्क. ओके. अब आ जाओ नॉन. नॉन में है बेटे मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक. आज मुझे चैप्टर समझा देना. टुमारो विल बी द ओरल टेस्ट. ओके. इसी चैप्टर का. चलो पहले समझो इसको. ठीक है. फिर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. क्या तो मैग्नेटिक बेटे यू नो यू आर वर्किंग विद द मैग्नेट. बच्चों को तो वैसे ही शौक होता है मैग्नेट से. मैग्नेट यहाँ पढ़ा है बेटे. अगर मैग्नेट ज्यादा पावरफुल है तो वहां से भी पिन अट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है. डिपेंडिंग द पावर कितना बड़ा मैग्नेट आपने लिया है. जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है तो वो बड़े बड़े मैग्नेट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने फटाफट से जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनको अलग करना है. ठीक है. तो मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है मैग्नेट अप्लाई करता है, वो दूर से इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर लेता है. आपको ये जरूरी नहीं है कि उसके साथ ही वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में आए. ठीक है जी. तो कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं होता. जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं वो दूर से ही अप्लाई हो जाते हैं. जैसे कि मैग्नेट जो है वो पिंस को दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है. ठीक. फिर बात करें बेटे ग्रेविटेशनल की. मैंने एग्जांपल दी. वो बैठा था तो एप्पल नीचे गिर गया तो आपको ग्रेविटी पता चल गई है ना. तो वो कौन सा फोर्स था? ग्रेविटेशनल. ठीक है. वैसे ही जब आप बॉल एयर में थ्रो करते हो तो वो अपने आप नीचे आ जाती है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लगता है. दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. स्पेस में ग्रेविटी होती नहीं है. उठते हो वहां जाके आप. नासा में जाना, स्पेस स्टेशन में जाना, उड़ के देखना वहां पे एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है. कब? तो स्पेस में नहीं जाते.
हाँ? तो ग्रेविटी है ना। बीच बीच में ना आपके वो कंट्रोल करना पड़ता है आपकी क्लास को। बार-बार आ रहा है। अब आगे बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, ठीक है। स्टैटिक एनर्जी होती है, इसको वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, जब आप स्केल को रब करते हो तो देयर विल बी अ चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। आपको जब फ्रिक्शन पढ़ाई होगी, मैंने पढ़ाई होगी, जब फ्रिक्शन पढ़ाते हैं तो आपको ये बताते हैं कि जो बेटे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एटम में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर द पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन आर द नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये एटम है आपका, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी होते हैं। यू विल डू इन क्लास 9 इन डिटेल, ठीक है। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सक्षम, दोबारा बोलो कितने मार्क्स आए थे तेरे? पता चल गया? मुझे पता है तेरे मार्क्स कितने हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है बेटे। न्यूक्लियस में जो चीज है उसने कुछ नहीं करना। न्यूक्लियस में जो चीज है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो कब इन्वॉल्व होते हैं? जब वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होते हैं। जो डे टू डे लाइफ की जो केमिकल रिएक्शंस आप करते हो उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस सच रहता है, प्रोटॉन नहीं कहीं से बाहर निकलते या न्यूट्रॉन नहीं बाहर निकलते। जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हो तब न्यूक्लियस इफेक्ट होता है, वो आपको अभी नहीं समझ आएगा। अभी आप ये समझो कि न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। जब आप किसी चीज को रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी जगह छोड़ के किसी और के पास चले जाते हैं। अब आप ये समझो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको लेमैन लैंग्वेज में समझो बेटे, इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज है या नहीं है, इतना पता है। अब किसी में से नेगेटिविटी बाहर जाएगी, उसके ऊपर क्या आएगी? पॉजिटिविटी। अब किसी चीज में से आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो उसके ऊपर क्या आनी शुरू हो जाएगी? पॉजिटिविटी। और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसके ऊपर क्या आ जाएगी? नेगेटिविटी। तो चार्ज आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये चार्जेस आने शुरू हो जाते हैं तो आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और ये दूर से ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ आ रही है? वो अपीयर क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज बॉडीज बन गई। जब बॉडीज चार्ज हो जाती हैं तो जो ऑपोजिट चार्ज है वो अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए ये चार्ज अपीयर होना शुरू कर जाता है। इसे कहते हैं बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो बेटे इलेक्ट्रॉन देते हैं चार्ज में, जिसमें से नेगेटिविटी बाहर जाएगी तो वो क्या आएगी? जिसमें नेगेटिविटी आएगी उसका करैक्टर क्या होगा? लूज, तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स समझ आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑब्जेक्ट बाय ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज। अब ये भी पॉइंट याद रखने हैं कि जरूरी नहीं है कि चार्ज चार्ज को इन्फ्लुएंस करता है। चार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक अनचार्ज को भी चार्ज कर सकता है। मान लो कि एक पर्सन है नेगेटिव कैरेक्टर वाला, जैसे जैसी संगत वैसी रंगत कहते हैं ना, है ना। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरे में पॉजिटिविटी लेके आनी,
उसे इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू कर देगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जो नेगेटिव चार्ज वाला हो तो उसमें नेगेटिविटी लेके आएगा। ठीक है, तो यही हमने केटायन और कैथोड में किया था ना, जब केटायन कैथोड की तरफ मूव करे थे तो उसने क्या किया था, उसे इलेक्ट्रॉन लेने शुरू कर दिए थे, वो खुद भी पॉजिटिव चार्ज था, तो दूसरे में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहा था। हम स्पेस में कहाँ पहुंच गए हैं? प्रेशर वाला हम करेंगे अभी कंसेप्ट, पहले ही आ गया, इसके बाद है कौन सा दिखाओ मुझे। Gravity is not a property of Earth alone. In fact, every body in the universe, whether small or large, exert from तो ये इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी हमारी अकेला अर्थ नहीं खींचता, हम भी अर्थ को खींचते हैं, हमारे अंदर भी ग्रेविटी है, पर हम छोटे हैं ना, इतना बड़ा अर्थ कहाँ से पहुंच जाएगा। Gravity is the property to attract, feel attracted towards something. समझ आ रही है? अब हम कहाँ थे? हम थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटे ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की इन्फ्लुएंस में आए तभी लगेगा। एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज कर सकती है। समझ आ रही है? अब ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट हम आपको समझाएंगे 10th में कैसे चार्ज कर सकती है। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, उसको खींच लेगी और वो बन जाएगा, पर कर सकती है बेटे एक चार्ज भी दूसरी अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज कर सकती है। जैसे कि मैं एक लेमैन लैंग्वेज की एग्जांपल बताऊं, आपने तो स्केल रब किया था ना, आपने टाइनी बिट्स ऑफ पेपर तो नहीं रब किए थे, आपने स्केल को चार्ज किया था, पेपर्स तो अपने आप चार्ज हो गए जब आप उसके पास लेके आए। समझ आ रही है? पेपर तो अनचार्ज था, तो चार्ज स्केल ने पेपर को भी चार्ज कर दिया, तभी तो वो फील हुआ अट्रैक्टेड। जो स्केल का होगा उससे ऑपोजिट। ठीक है जी? हाँ जी, अब इसके बाद ग्रेविटेशनल समझ आ गई। नाउ आ जाओ प्रेशर पे। टाइम इज